बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए समाजशास्त्र के वीडियो में। वायरल पेपर इंपॉर्टेंट पेपर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं, साथ में आपको याद भी करवाने वाले हैं। अच्छी तरीके से पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए, फास्ट रिवीजन करना है। इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से जरूर हुबहू छपेगा, 100% गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न हुबहू ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे निर्देश वगैरह आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिखाई देगा और 11 से लेकर 20 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिखाई देगा। इसका जो उत्तर है आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। 21 से लेकर 26 तक जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, इसका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना होगा। फिर 27 से लेकर 29 तक जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। इसका 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई देगा, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? अगस्ट काम्टे, मैकाइवर या फिर नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जीएस घुरई या फिर डार्विन। तो इसमें राइट आंसर डार्विन ही आपका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो व्यवसाय की प्रकृति, जनसंख्या का आकार, सामाजिक संबंधों की प्रकृति, इनमें से सभी। तो जो है आपका ये इनमें से सभी दूसरे का डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वृक्षों की रक्षा से, जल की रक्षा से, खनिजों की रक्षा से या फिर पशुओं की रक्षा से। तो चिपको आंदोलन ये वृक्षों की रक्षा से यानी संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर प्रेस। तो इसमें आपका जो प्रेस है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी। इसके बारे में मैंने ट्रिक बताया था, कभी कभी आर्य समाज और ब्रह्म समाज में लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्य लोग हैं ये दया नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? दया नहीं करते। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आर्य लोग बहुत दया करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और जो ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म देखिए यहाँ पे जो ब्रह्मा शब्द है यहाँ पे उसको ले लीजिए, और ब्रह्मा यानी राजा कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो इस प्रकार से राजा यानी राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति की विशेषता नहीं है अनुकूलशीलता या फिर यहाँ अति व्यक्तित्व, सामाजिक गुण, जैविक उत्तराधिकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैविक उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7वां है कि उदारीकरण का संबंध है। तो उदारीकरण का जो संबंध है वो सामाजिक नीति से है, उपनिवेशवाद नीति से है, शैक्षिक नीति से है या फिर आर्थिक नीति से है। तो 7वें का राइट आंसर इसमें डी आपका हो जाएगा, आर्थिक नीति से है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8वें पे, कह रहा कि चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसमें आपका जो है पहला वाला राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9वें पर। 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना का कार्य चरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? मॉर्गन, वेबर, सोरोकिन या फिर आगबर ने। तो आगबर ने जो है ये भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में वर्गीकृत नहीं बांटा है, ये आपका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर की शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। 25 शब्दों में लगभग उत्तर लिखना होगा। 3 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रामीण समाज की 3 विशेषताएं बताइए, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सांप्रदायिक क्या है, वर्ग से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट इनका उत्तर देख लेते हैं और एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ग्रामीण समाज
की मुख्य विशेषता क्या है? तो गांव में जो रहने वाली समाज होती है उसी ग्रामीण समाज कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है। प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है क्योंकि प्रकृति के जो है ऊपर निर्भर होते हैं और पशुपालन करते हैं। 3 विशेषता आप ले सकते हैं, 3 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। इसके बाद नातेदारी, नातेदारी को यहाँ पे आप ले सकते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है नातेदारी की, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, एवरग्रीन क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। रक्त संबंध या फिर विवाह के आधार पर व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध बनते हैं उसे नातेदारी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 2 ही सेंटेंस है, एक रक्त के आधार पर, दूसरा विवाह के आधार पर। ये 2 ऐसे सेंटेंस इसी के आधार पर नातेदारी या सिंपल भाषा में कहें रिश्तेदारी बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है कि समाज को ऊंच नीच के आधार पर विभिन्न स्तरों या समूहों, जाति वर्ग में विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। ये जाति होती है, ये सामाजिक स्तरीकरण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जैसे कि मान लो कोई उच्च वर्ग में आता है, कोई जो है मध्यम वर्ग में आता है, कोई निम्न वर्ग में आता है। लेकिन जो जाति है वो जाति में कोई जो है जनरल कैटेगरी में आता है, कोई जनरल कैटेगरी में आता है, कोई ओबीसी में आता है, कोई एससी एसटी में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। अगला है सांप्रदायिकता क्या है, तो इसके बारे में चर्चा कई बार कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। जब कोई समूह अपने धार्मिक हितों को पूरे समाज के हितों से ऊपर मानकर दूसरे धर्म के प्रति विरोध की भावना रखता है तो उसे हम सांप्रदायिक भावना या सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। सिंपल परिभाषा है, आराम से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वर्ग क्या है, तो वर्ग देखिए, वर्ग को अर्जित किया जाता है। वर्ग समान आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा वाले व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें गतिशीलता संभव होती है, जैसे कि मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। यानी जो वर्ग होता है इसे आप लिख सकते हैं कि यह अर्जित किया जा सकता है। अर्जित करने का मतलब प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर सिंपल और करें इसको, तो जैसे आपका पेपर हो रहा है, जब आप पेपर देकर आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो कोई प्रथम वर्ग में आएगा, ठीक है, कोई द्वितीय वर्ग में आएगा, कोई थर्ड वर्ग में आएगा। तो इस प्रकार से जो आपका वर्ग बनेगा वो कैसे बनेगा, आपके शिक्षा के आधार पे। तो इस प्रकार से जो वर्ग होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं, आप भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हरित क्रांति के 3 प्रभाव बताइए, तो आप इसमें लिखेंगे खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, मशीनों का जो है कृषि में मशीनीकरण का अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता में वृद्धि देखने को मिली है, हरित क्रांति के प्रभाव हो जाएंगे। इसके बाद औद्योगिकरण क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु का उत्पादन हस्तशिल्प जो है हस्तशिल्प के बजाय मशीनों और या फिर कारखानों पर जो है बड़े पैमाने पर होने लगा है, उसी को जो है औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। और सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं कि जो पुरानी पद्धति है, ठीक है, पुरानी पद्धति को यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि पुरानी जो पद्धति है उसको छोड़कर जब नवीन पद्धति को अपनाते हैं, ठीक है, नवीन पद्धति के नहीं, जैसे मशीनरी वगैरह, रोबोट वगैरह हो गया, तो इस प्रक्रिया को औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या है, किसी सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए सामूहिक जो संगठित प्रयास किया जाता है उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है असहयोग, चौरी चौरा हत्याकांड से पहले जो है एक आंदोलन असहयोग आंदोलन। तो ऐसे जो आंदोलन थे वो देश में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कानून की भूमिका क्या है, देश में या फिर समाज में कानून की क्या भूमिका है। बहुत भूमिका है, जैसे समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून की भूमिका अच्छी है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना और उसे नियमित करने का जो कानून व्यवस्था है उसी को जो है कानून की भूमिका कहते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कानून की भूमिका। अगला यहाँ पे है साप्ताहिक बाजार क्या होता है, तो आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में सप्ताह में 1 बार 2 बार बाजार लगता होगा, उसी
को साप्ताहिक बाजार कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो वह बाजार जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन में या किसी विशेष स्थान पर लगता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, तो उसे हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। 6 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको यहाँ पे कि आधुनिक जनसंपर्क माध्यम से लाभ और हानि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे किस नंबर 2 बार क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे दूसरा है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर फटाफट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आधुनिक जनसंपर्क के लाभ और हानि क्या है, तो इसमें लिखेंगे आधुनिक जनसंपर्क के माध्यम से लाभ पहले लिखेंगे, फिर हानि बताएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कि लाभ क्या होता है, सूचनाओं को तीव्र गति से आदान प्रदान किया जा सकता है, यानी प्रसार तीव्र होता है। मनोरंजन के साधन जो है, शिक्षा जागरूकता बढ़ती है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया है, यानी अगर कोई अमेरिका में घटना घटती है तो आप आसानी से अपने घर बैठे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया है। वहीं अगर बात करें हानि की, तो यहाँ पे बहुत सारी हानियां भी हैं। भ्रामक प्रचार जो वगैरह होते हैं, फेक न्यूज जो होते हैं, ये सब, संस्कृति का पतन देखने को मिल रहा है। समाज जो है धीरे धीरे बदल रहा है। ये जैसे युवा में स्क्रीन की लत जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। मोबाइल में ज़्यादा लत लगा लेते हैं लोग, तो इस प्रकार से ये क्या है, ये इसकी हानि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सांप्रदायिकतावाद यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, भाषा विवाद है, ये सब राष्ट्रीय को एक करने की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। जब लोग देश के हित से ऊपर अपने धर्म, क्षेत्र या जाति को रखते हैं तो उससे अखंडता को खतरा पैदा होता है और सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से समस्या, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप इसे चाहें तो इसे पॉइंट वाइज भी ले सकते हैं, आप इसे चाहें तो एक डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं और बनाने के बाद जो अच्छे से आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ऐसे लिख के 5 पॉइंट लिख के फिर उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे। 100% पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने डिटेल में लिखा है, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण 3 प्रमुख जो है समस्याएं हैं। पहला सांप्रदायिकता, यहाँ पे धर्म के नाम पर होने वाले आपसी भेदभाव, दंगे देश की एकता का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट ले सकते हैं क्षेत्रवाद, जब लोग अपने राज्य या क्षेत्र को देश से अधिक महत्व देने लगते हैं तो इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाती है। जातिवाद के बारे में लिख सकते हैं, समाज की जातियों में बटा होना और ऊंच नीच की भावना, ये भाईचारे की भावना में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, उपनिवेशवाद की अवधारणा क्या है, तो इसमें लिखेंगे उपनिवेशवाद वह स्थिति है जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से नियंत्रण कर लेता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को अपने हित के लिए शोषण करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे चीन का कब्जा जो है, चीन का जो कब्जा है वो तिब्बत पर है। ठीक है, भारत भी कभी उपनिवेशवाद था, क्योंकि इसमें यहाँ पे ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश राज करती थी। तो भारत में कौन राज करता था, ब्रिटिश। प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका के बारे में बताइए। तो ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है, यानी गाँव में जो प्रधान होते हैं उनका क्या योगदान है, क्या भूमिका, उनके बारे में लिखना है। तो ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन का आधार होते हैं। यह मुख्य कार्य जैसे गांव का विकास, जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा आदि को जो है बढ़ावा देना, सरकार योजनाओं को लागू करती है और स्थानीय विवादों को है सुलझाकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है भारत में विविधता में एकता। भारत में विविधता में एकता का मतलब ये है कि इसका अर्थ ये है कि भारत में विभिन्न धर्मों और भाषा, जाति, संस्कृति के लोग जो है रहते हैं और सभी भारतीय जो है एक पहचान यही है कि सब लोग जो है एक में रहते हैं और एकता की तरह बनाए रखते हैं पूरी व्यवस्था को। यह भौगोलिक, सांस्कृतिक भिन्नता के बीच आपसी सहिष्णुता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता
है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 आएगा, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव बताइए। तो भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव में लिखेंगे, लैंगिक असमानता कारण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास दर की जो है वो प्रभावित होती है। इसमें समाज में कन्या भ्रूण हत्या, कम साक्षरता दर, कार्यबल महिलाओं को जो है जो कमी है वो भागीदारी जैसी इनकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अंततः देश के समग्र प्रगति के में जो है बाधा पहुंचती है। अगर इसको अथवा करके क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में लैंगिक असमानता के 3 प्रभाव बताइए, तो आप इसमें इसे हेडिंग वाइज इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, इसमें आप लिखेंगे महिलाओं को रोजगार कम अवसर मिलने से परिवार की आय कम रहती है और देश की आर्थिक विकास धीमी हो जाती है। अगर बात करें अगले पॉइंट पर स्वास्थ्य में गिरावट, तो यहाँ पे लिखेंगे भेदभाव के कारण महिलाओं को सही पोषण और इलाज नहीं मिल पाता है, जैसे एनीमिया या कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा में कमी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम पढ़ाया जाता है, जिससे समाज में अशिक्षा जागरूकता की कमी बनी रहती है। और इसके बारे में जो है और डिटेल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा, जिसका 8 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के कारकों की विवेचना कीजिए, अथवा करके दिया है भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के भूमिकृत की विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। ऐसे ही 28 में से दोनों में से कोई करना होगा, 29 में से दोनों में से कोई एक करना होगा। आइए फटाफट लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका, इसमें लिखेंगे आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने भारतीय समाज के पारंपरिक जो ढांचे हैं उसको पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी मुख्य भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, आइए देखते हैं। एक करके लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज में आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे सामाजिक संरचना में बदलाव, इसमें आप लिखेंगे आधुनिकीकरण के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है। तो सिंपल परिवार में ले सकते हैं कि जो मॉडर्न जमाना है इसमें जो फैमिली पूरा मिलकर रहती थी, अब वो धीरे धीरे अलग हो रही है और एकल परिवार की तरह जीवन व्यतीत करना चाहती है। जाति व्यवस्था कठोर नियम ढीले हुए हैं, खान पान, छुआछूत जैसी कुरीतियाँ वो अब कम देखने को मिलती है। अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं शिक्षा और जागरूकता। इसमें आप लिखेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच पैदा की है, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करती हैं। अगला पॉइंट इसमें आप ले सकते हैं शहरीकरण एवं गतिशीलता। शहरीकरण में गतिशीलता में लिखेंगे उद्योगों के विकास लोगों के गांव में जो है शहर की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे नई जीवन शैली और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसके बाद लोकतांत्रिक मूल्य में आप 2 लाइन लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि आधुनिकीकरण ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मूल्य को समाज में स्थापित किया है, जिससे व्यक्ति की जो है अपनी पहचान बनाने में आज़ादी मिली है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका क्या है, तो आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारतीय समाज पुरानी सोच को बदलकर नए ढांचे में बदलने का प्रयास करती है, यानी नया रूप लेती है। इसके मुख्य भूमिका कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इसमें क्या होता है तो देखिए, सामाजिक समानता में क्या लिखेंगे, आधुनिकीकरण ने जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयों को कम किया है। अब व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी योग्यता और काम से होती है। तो ये सामाजिक समानता हो जाएगा। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे महिलाओं की सशक्तिकरण। महिलाओं को जो सशक्तिकरण है इसमें इसके प्रभाव से महिलाएं शिक्षित होकर घर की चारदीवारी से बाहर निकली हैं। आज की राजनीति, व्यापार, विज्ञान जैसे हर क्षेत्रों में सक्रिय हुई हैं। तार्किक सोच में आप इसमें लिखेंगे पुराने अंधविश्वासों की जगह अब लोग विज्ञान और तर्क का भरोसा करने लगे हैं, जिससे समाज में जो कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह या फिर अन्य सारी जो बुराइयां थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आगे बात करें रहन सहन कैसा होना चाहिए, तो खान पान, पहनावे, बातचीत तरीके जो भी कहीं न कहीं सामने आया है वो मॉडर्न ज़माने का है। और मॉडर्न ज़माने में संयुक्त परिवार से जो है अब लोग एकल परिवार में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे हिंट आपको दे रहा हूँ, यानी हेडिंग आपको बता दूंगा। जैसे कि जाति व्यवस्था क्या होती है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनूठी
और प्राचीन जो है सामाजिक व्यवस्था है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में इसमें सोपान क्रम, सोपान का मतलब होता है यहाँ पे जाति व्यवस्था में समाज जो है ऊंच नीच को ऊंच नीच को क्रम में बांटा है। इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर क्रम में है और फिर कुछ जातियां मध्य क्रम में हैं, उससे जो है कुछ जो है वो निम्न जातियां में आती। तो इस प्रकार से सीढ़ी बनी हुई है, इस प्रकार से एक सीढ़ी बनी हुई है, उच्च जाति, निम्न जाति, मध्यम जाति करके, ठीक है। इसके बाद अंतर विवाह, अंतर विवाह में अपने जाति में ही आप विवाह कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे जाति व्यवस्था में है। निश्चित व्यवसाय, निश्चित व्यवसाय में भी ऐसा है कि जो पिताजी आपके जो है व्यवसाय करते थे वही बच्चे भी करते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चला आता है, ठीक है। आगे इसमें खान पान में भी प्रतिबंध देखने को मिलता है। जातियों के बीच खान पान होता है, सामाजिक जो मेलजोल होता है उसमें कहीं न कहीं एक निश्चित नियम होते हैं। जैसे कि जाति में कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं हाथ वगैरह नहीं मिलाती हैं, भोजन जो है अपने थाली में नहीं देते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर अथवा करके यहाँ पे है कि जनजातीय जो संघर्ष है उसके प्रमुख जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जनजातीय जो संघर्ष है उससे तात्पर्य उन आंदोलन या विवादों से है जो आदिवासियों द्वारा अपनी पहचान और संसाधनों को बचाने के लिए किए जाते थे। यानी जो जनजातीय संघर्ष हुए हैं वो अपने देश की या अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए किया गया है। अब कौन कौन से कारण थे तो उसमें आप लिख सकते हैं जमीन और जंगलों में बेदखली करना, मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका जमीन है, ठीक है, आपके जमीन पे कोई कब्जा कर लेगा तो आप चुप मार के बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना, आप उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे ही जब जनजातियों की जमीन को छीन लिया गया तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए आंदोलन किया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे संसाधनों का दोहन, जो उनके संसाधन थे उनका भरपूर मात्रा में दोहन किया गया, भरपूर मात्रा में यूज किया गया, जिससे जो है उनका ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आगे यहाँ पे उनकी जो सांस्कृतिक पहचान थी उसका भी खतरा बना, ठीक है। गरीबी और शोषण, गरीबी में तो थे ही वो और शोषण भी उनका बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा बताइए और दबाव समूह की क्या भूमिका है। तो लोकतंत्र में आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक बहुत ही फेमस परिभाषा है, अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अच्छी परिभाषा है, अब्राहम लिंकन ने कहा है, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर लोकतंत्र में दबाव समूह की क्या भूमिका है, तो आप इसके बारे में यहाँ पे भूमिका को लिख सकते हैं। जैसे क्या क्या भूमिका है, तो दबाव समूह उन लोगों का संगठन होता है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ते हैं लेकिन उनकी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, उन्हीं को दबाव समूह कहते हैं। जैसे किसान संघ, मजदूर संघ, छात्र संगठन, ये सब आ जाएंगे। अब इसकी कौन कौन सी जो है भूमिका है, तो आप यहाँ दे सकते हैं। सरकार को सचेत करना, ये सबसे बड़ी भूमिका है। अपने हितों की रक्षा करना, ये हो जाएगा। लोकतंत्र को मजबूत करना या बनाना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जनमत का निर्माण करना, यानी जनता में अपने आप को बैठाना कि हम भी सरकार में आ सकते हैं, दिखाना है कि हम भी सरकार में आ सकते हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन जो है लोकतंत्र की परिभाषा दबाव समूह, वही क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख सकते हैं अपने शब्दों में, बस एक बार समझ जाएंगे तो अपने शब्दों में भी आप बनाकर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।